Assalamu alaikum everyone. So in this video I'll be covering cholinergic agonist and cholinergic antagonist. So let's start from scratch. तो सबसे पहले तो जो cholinergic एक टर्म है it is basically related to acetylcholine. cholinergic agonist basically वो ड्रग्स होती हैं जो कि cholinergic रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर एक्ट करती हैं एंड दे बिहेव लाइक एसिटाइलकोलिन. अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये एक रिसेप्टर है, ठीक है, और ये एसिटाइलकोलिन को एज अ प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यूज़ करता है. मतलब ये एक रिसेप्टर है, इसके ऊपर एसिटाइलकोलिन आकर एक्ट करती है और फिर ये अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है. तो ऐसे रिसेप्टर को हम कहते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर. अब जो हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं. एक हमारे पास होते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर्स और एक होते हैं हमारे पास मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स. जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में हमारे पास जो निकोटीनिक टाइप होते हैं ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के ऊपर और स्केलेटल मसल के ऊपर, ठीक है. ये दो लोकेशंस हैं. तो एक निकोटीनिक रिसेप्टर्स और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, ये दोनों कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं. निकोटीनिक की जो लोकेशन है दे आर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ठीक है. एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आ रहा होता है और फिर एक बीच में गैंग्लियन होता है और उसके बाद वहाँ से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन निकलता है. तो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं. उसके अलावा जो स्केलेटल मसल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं. ये एसिटाइलकोलिन को एज अ प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ कर रहे होते हैं. उसके बाद जो दूसरी टाइप होती है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की वो होती हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स. अब मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स भी जो हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर की एक टाइप है. इनकी मेन टाइप जो होती हैं वो तीन होती हैं. एक होती है M1, M2 एंड M3. इनकी लोकेशन यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है. M1 मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के ऊपर, ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर. कॉग्निटिव फंक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. M2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये कार्डियक सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि SA नोड, AV नोड. M3 मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ये स्मूथ मसल्स के, ये इनकी काफ़ी सारी लोकेशन है. ब्रोंकाई, GIT, ब्लैडर, इनके स्मूथ मसल्स के ऊपर होते हैं. सलाइवरी, लैक्रिमल, स्वेट ग्लैंड्स के ऊपर होते हैं. आइज़ में सिलियरी मसल के ऊपर होते हैं. अच्छा, ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि ये जो आइज़ के ऊपर, आइज़ में जो सिलियरी मसल पर ये जो प्रेजेंट होते हैं M3 मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, ये जब स्टिमुलेट होते हैं इनके ऊपर एसिटाइलकोलिन आकर एक्ट करेगी और ये स्टिमुलेट होंगे तो ये मियोसिस करवा देंगे. मियोसिस को हम प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं. अब ये M1 और M2 जो हैं ये कपल हुए होते हैं GQ से, ठीक है, GQ प्रोटीन से. और M2 जो होता है ये कपल हुआ होता है GI से. अगर तो M2 स्टिमुलेट हुआ कार्डियक सेल्स के ऊपर तो ये हार्ट रेट को भी कम कर देगा और हार्ट रेट कम होने की वजह से ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा. और अगर M1 स्टिमुलेट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के ऊपर लोकेटेड है तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक सीक्रेशन बढ़ जाएंगी. देखें ना, ये M1 और M3 दोनों GQ से स्टिमुलेट होते हैं, GQ से रिलेटेड हैं, ठीक है ना. तो जब ये स्टिमुलेट होंगे तो ये सीक्रेशन बढ़ा देंगे M1 गैस्ट्रिक पैराइटल सेल से. और M3 जब स्टिमुलेट होंगे तो फॉर एग्जांपल जो ब्रोंकाई में हैं उन तो ब्रोंकस स्मूथ मसल की कंस्ट्रक्शन करवा देंगे, उससे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगी. GIT में जो है ब्लैडर में भी लोकेटेड है. उसके अलावा सलाइवरी, स्वेट ग्लैंड्स और लैक्रिमल ग्लैंड्स में लोकेटेड है. सलाइवरी ग्लैंड्स वाले अगर स्टिमुलेट होंगे तो सलाइवा की सीक्रेशन बढ़ जाएगी. स्वेट ग्लैंड्स के स्टिमुलेट होंगे M3 मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स तो स्वेटिंग ज़्यादा होगी. और अगर लैक्रिमल ग्लैंड्स के ऊपर जो M3 रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे तो लैक्रिमेशन ज़्यादा होगी. अब हम बात करेंगे कि एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस कैसे होती है. तो सबसे पहले क्या होता है कि देखें, कोलिन जो है उसके ऊपर होता है एक परमानेंट पॉजिटिव चार्ज. तो वो डायरेक्टली डिफ्यूज़ करके न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में एंटर नहीं हो सकती, ठीक है. उसको एक को ट्रांसपोर्टर चाहिए. तो कोलिन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर के थ्रू न्यूरॉन की साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होती है. और ये जो अपटेक हो रहा है कोलिन का थ्रू दिस सोडियम कोलिन को ट्रांसपोर्टर, दिस इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस. और इस स्टेप को जो ड्रग ब्लॉक कर सकती है वो है हेमिकोलिनियम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हेमिकोलिनियम क्या कर सकता है? जो कोलिन का अपटेक हो रहा है उसको ब्लॉक कर सकती है. प्लाज्म में आ चुकी है. अब न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में कोलिन जो है ये रिएक्ट करती है कोएंजाइम A के साथ और इस रिएक्शन को एक एंजाइम कैटालाइज करता है जिसका नाम है
कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। अब कोलिन और कोएंजाइम ए आपस में रिएक्ट करके एसिटाइल कोलिन बना चुकी हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है स्टोरेज ऑफ एसिटाइल कोलिन इन वेसिकल्स। उसमें ये होता है कि जो प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं उसमें एसिटाइल कोलिन को एसिटाइल कोलिन उनमें पैक हो जाती है, ठीक है ना। और वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है? वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के थ्रू। अभी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस के थ्रू एसिटाइल कोलिन जो है वो पैक हो चुकी है प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स में। तो इन्हीं प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर दो और को ट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं, स्पेशली एटीपी। अब एटीपी ये ना, ये इट एक्ट्स एज अ को ट्रांसमीटर। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो प्राइमरी न्यूरो ट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, जो कि पैकेज्ड हो चुका है प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स में, अब एटीपी को ट्रांसमीटर के तौर के ऊपर एक्ट करता है, यानी कि उसकी ट्रांसमिशन को, एसिटाइल कोलिन की ट्रांसमिशन को या तो वो बढ़ा देगा या कम कर देगा। उसके बाद फिर एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होती है। उसमें ये होता है कि जैसे ही कोई भी एक्शन पोटेंशियल आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। उसकी वजह से जो है कैल्शियम अंदर न्यूरॉन में आएगा और वो कैल्शियम जो है अब वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स विच कंटेन्स द एसिटाइल कोलिन, and once the calcium stimulates the presynaptic vesicles which contains the acetylcholine, they will fuse with the presynaptic membrane, और वो प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन के से फ्यूज़ करने के बाद साइनेप्टिक स्पेस में एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ कर देंगे। और ये जो रिलीज़ हो रहा है ये इनहिबिट हो सकता है एक टॉक्सिन की वजह से जिसका नाम है बोट्युलिनम टॉक्सिन। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो अपटेक है, अपटेक को जो है एक ड्रग इनहिबिट कर रही थी, एसिटाइल कोलिन के अपटेक को एक ड्रग इनहिबिट कर रही थी, उसका नाम था हेमिकोलिनियम। और यहाँ पर जो है बोट्युलिनम टॉक्सिन जो है वो एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट कर रहा है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये होता है कि एसिटाइल कोलिन जो है वो साइनेप्टिक स्पेस में जाएगी और कोलिनर्जिक रिस्पॉन्स जो है उसको फर्दर ऑन जो है वो करवाएगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के ऊपर जो है एसिटाइल कोलिन एक्ट कर सकती है और जो ज़्यादा फर्दर एसिटाइल कोलिन है उसको रिलीज़ होने से इनहिबिट करेगी, बिकॉज प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी तो एसिटाइल कोलिन एक्ट कर सकती है। तो अगर उसने उन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट किया तो फर्दर एसिटाइल कोलिन रिलीज़ नहीं होगी। फिर इसमें बताया हुआ है कि साइनेप्टिक स्पेस में एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। वो क्या करता है, वो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करवा देता है कोलिन और कोलिन एंड एसिटेट में, ठीक है। और अब जो कोलिन होती है वो रिसाइकिल हो सकती है, यानी कि इट कैन गेट बैक इनटू द न्यूरॉन्स साइटोप्लाज्म एंड कैन रिएक्ट विद कोएंजाइम एंड देन फॉर्म एसिटाइल कोलिन बैक अगेन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस। अब हमारे पास आ जाती हैं द मेजर पोर्शन। रिसेप्टर्स का मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स का, और मस्करेनिक रिसेप्टर्स की मैं टाइप्स और लोकेशंस भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के ऊपर, जहाँ से हमारी मेन ड्रग्स स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा, सबसे पहले जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एगोनिस्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट एगोनिस्ट। डायरेक्ट एगोनिस्ट वो होते हैं विच एग्जैक्टली एक्ट्स लाइक एसिटाइल कोलिन, और जो इनडायरेक्ट एगोनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अभी हमने एक एंजाइम पढ़ा था एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। वो एंजाइम नॉर्मली क्या कर रहा था, एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन करवा रहा था इनटू कोलिन एंड एसिटेट, ठीक है ना। यानी कि एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है उसको अगर वो साइनेप्टिक स्पेस में होगा एंजाइम, तो वो नॉर्मली क्या कर रहा था, एसिटाइल कोलिन के लेवल को कम कर रहा था उसको ब्रेक डाउन करवा के। लेकिन अगर हम उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दें तो वो काम ही नहीं करेगा और एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट होती हैं वो क्या करती हैं, रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली, यानी डिपेंड्स कि आप कौन सी ड्रग दे रहे हो, ये रिवर्सिबल भी होती हैं इरिवर्सिबल भी होती हैं। वो क्या करती हैं, इनहिबिट कर देती हैं एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन नहीं होगा, साइनेप्टिक स्पेस में एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा और जो है उसकी थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस हम अचीव कर सकेंगे। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में हमारे पास दो टाइप्स आ गई, एक आ गई डायरेक्ट एगोनिस्ट और एक आ गई इनडायरेक्ट एगोनिस्ट। डायरेक्ट एगोनिस्ट
एसिटाइल कोलिन की तरह ही एक्ट करती है, और जो इनडायरेक्ट एगनिस्ट होती है ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है और फिर एसिटाइल कोलिन का लेवल को इंक्रीज़ कर देती है। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगनिस्ट। इसमें हमारे पास सबसे पहले इन्होंने एसिटाइल कोलिन दी हुई है। इसमें मतलब जो काम की चीज़ है ना वो ये है कि इन्होंने बस ये बताया हुआ है कि एसिटाइल कोलिन की जो थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस होती है खुद की वो बहुत कम होती है, इसीलिए हम डायरेक्टली एसिटाइल कोलिन यूज़ नहीं करते। अब इसकी थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस जो है उसकी कम होने की क्या वजह है? बिकॉज एक तो ये बहुत सारे रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है, इसकी ड्यू टू इट्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्शन, एक ये रीज़न हो गया। और दूसरा जो है ये बहुत रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाती है बाय द एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। तो अगर हम कोई ड्रग दें और वो रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाए एसिटाइल कोलिनेस्टरेज की वजह से, अगर हम एसिटाइल कोलिन दे रहे हैं और रैपिडली वो इनएक्टिवेट हो रही है तो इट्स ऑफ नो यूज़ देन, राइट। तो एसिटाइल कोलिन एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्शन है जिसकी वजह से डिफ्यूज़ इफेक्ट्स मिलते हैं हमें थ्रू आउट द बॉडी। कोई एक स्पेसिफिक इफेक्ट अगर हमें चाहिए तो वो अचीवेबल नहीं है। दूसरा, बहुत रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाती है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज की वजह से, इसलिए हम कभी भी जो है वो एसिटाइल कोलिन नहीं यूज़ करते, ये बहुत रेयरली यूज़ करते हैं हम। अब हम जो है ड्रग्स के ऊपर आते हैं, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगनिस्ट में सबसे पहली ड्रग आ रही है बेथेनाकॉल। अब इसमें जो हमारे पास ड्रग्स आ रही हैं डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगनिस्ट्स में, वो सबसे पहले बेथेनाकॉल है, देन कार्बाकॉल, पाइलोकार्पिन एंड मेथाकोलिन। 4 ड्रग्स हैं इन टोटल। अब इन 4 ड्रग्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मैंने एक पेपर पर यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं सारे। सबसे पहले हमारे पास आती है बेथेनाकॉल। बेथेनाकॉल जो है ना ये बेसिकली M3 मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है स्पेशली। और इसका यूज़ क्या होता है? अब M3 की लोकेशन क्या थी सबसे पहले ये देखना है, ठीक है ना। M3 की जो लोकेशन थी वो हमारे पास आ रही थी स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकाई, GIT, ब्लैडर, सलाइवरी स्वेट ग्लैंड्स एंड आइज़, ठीक है ना। तो ये M3 जो है ये बेसिकली बेथेनाकॉल हम इसलिए एडमिनिस्टर करते हैं ताकि ये एटोनिक ब्लैडर को स्टिमुलेट कर सके, ठीक है ना, और जो GI की मोटिलिटी है उसको बढ़ा सके और उसकी टोन को इंक्रीज़ कर सके। अब बेसिकली होता क्या है कि अगर पोस्ट ऑपरेटिव जो है या पोस्ट मॉर्टम पेशेंट्स जो होते हैं उनमें अगर यूरिनरी रिटेंशन हुई हुई है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन, तो उसके लिए हम बेथेनाकॉल यूज़ करते हैं, जो कि इसका सबसे कॉमन यूज़ है। बाकी GI की मोटिलिटी को भी बढ़ाती है और उसकी टोन को भी बढ़ाती है, यानी कि अगर एटोनिक ब्लैडर है वो ब्लैडर जो अपनी टोन लूज़ कर चुका है तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी हम बेथेनाकॉल एडमिनिस्टर करते हैं। दूसरी ड्रग है हमारे पास कार्बाकॉल। कार्बाकॉल क्या करती है? अच्छा, बेथेनाकॉल जो थी इसकी सिर्फ और सिर्फ मस्कैरिनिक एक्टिविटी थी, निकोटिनिक एक्टिविटी नहीं थी। और जो कार्बाकॉल है इसकी मस्कैरिनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है। इसको हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, बट जो इसका यूज़ बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि ये मियोसिस प्रोड्यूस करती है आईज सर्जरी के अंदर, यानी कि अगर हमें प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन चाहिए आई सर्जरी के दौरान तो हम कार्बाकॉल यूज़ करते हैं, और ग्लूकोमा को भी ट्रीट करती है, लेकिन ये बहुत रेयरली यूज़ करते हैं हम। उसके बाद हमारे पास आती है पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन इज़ द मोस्ट, इनमें से इन चारों में से अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है तो वो पाइलोकार्पिन है। पाइलोकार्पिन जो है ना वो हम एमरजेंसी लोवरिंग ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि एक्यूट ग्लूकोमा, या जिसे आप एमरजेंसी लोवरिंग ऑफ ग्लूकोमा भी कह सकते हो। एक्यूट ग्लूकोमा में प्रेफर्ड ड्रग है पाइलोकार्पिन, ठीक है ना। उसके अलावा पाइलोकार्पिन को हम एक्सेरोस्टोमिया और जॉर्जिन्स सिंड्रोम में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर एट्रोपिन हमने, जो कि कोलिनर्जिक एंटागनिस्ट है, अगर एट्रोपिन की वजह से माइड्रेसिस हुई हुई हो, यानी कि प्यूपिलरी डायलेशन हुई हुई हो, अब हमें प्यूपिलरी डायलेशन को इनहिबिट करना है, तो भी हम पाइलोकार्पिन एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसके टोटल 4 यूजेस हैं। एक्यूट ग्लूकोमा में जाती है एज अ प्रेफर्ड ड्रग, एक्सेरोस्टोमिया विच इज़ अ ड्राई माउथ, तो अगर ड्राई माउथ है तो हमें सेलिवेशन को बढ़ाना है तो पाइलोकार्पिन देंगे, ठीक है। जॉर्जिन सिंड्रोम में जाती है विच इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसकी वजह से सेलाइवरी और लैक्रिमल ग्लैंड्स जो हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसमें भी पाइलोकार्पिन जाती है। और एट्रोपिन की वजह से अगर माइड्रेसिस हुई हुई है तो उसको रिवर्स करने के लिए भी हम पाइलोकार्पिन देते हैं। जो इसमें लास्ट ड्रग है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगनिस्ट में, वो है मेथाकोलिन। मेथाकोलिन बेसिकली हम एस्थमा डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, और उसने मेथाकोलिन इनहेल की
और उसके बाद जो है उसको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई है, तो दैट मीन्स कि उसको एस्थमा डायग्नोज हो चुका है, ठीक है ना। तो मेथाकोलिन ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट में यूज़ करते हैं टू डायग्नोज